हेलो एवरीवन। गुड मॉर्निंग सभी को। आई होप आप लोग सभी बढ़िया होंगे एंड अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। तो आज का लेक्चर हमारा काफी अच्छा होने वाला है, जिसके अंदर हम सीजीएल मेंस 2025 के, जो कि 19 जनवरी 2026 को हुआ था, उसकी सारी मैथ्स की प्रॉब्लम हम यहाँ पर देखेंगे। एंड यहाँ पर टोटल हमारे पास 30 प्रॉब्लम्स थी एंड उन सभी को वन बाय वन करके हम यहाँ पर देखेंगे। एंड ये भी देखेंगे कि कितने कम टाइम के अंदर हम कितने अच्छे मेथड से इसे सोल्व कर सकते हैं। तो जिनके भी अभी आगे एग्जाम जो लगे हुए हैं, उनके लिए काफी अच्छा वीडियो होने वाला है ये। एंड आप चाहे तो इसको 1.5 या फिर 2x की स्पीड करके देख सकते हैं, इससे आपका टाइम भी बचेगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो ये हमारी पहली प्रॉब्लम रहेगी। द डायगोनल्स ऑफ थ्री फेसेस ऑफ ए रेक्टेंगुलर पैरेललोपाइड दैट मीट एट ए सिंगल कॉर्नर मेजर्स √5 सेंटीमीटर, √10 सेंटीमीटर एंड √13 सेंटीमीटर। व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ दिस पैरेललोपाइड? तो यहां पर देख सकते हो आप कि हिंदी में प्रॉब्लम नहीं है, बट लेकिन मैं आपको क्लियरली से एक्सप्लेन कर दूंगा कि हिंदी की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है। तो सबसे पहले इस स्टेटमेंट को समझते हैं। तो मेरे पास एक रेक्टेंगुलर पैरेललोपाइड यहां पर गिवन है। ठीक है। इसका मतलब क्या होता है? तो इसका मतलब आप सिंपली यहां पर ये याद रखो कि ये क्यूबॉइड होता है। रेक्टेंगुलर पैरेललोपाइड हमारे पास क्यूबॉइड होगा एंड स्क्वायर पैरेललोपाइड हमारे पास क्यूब होगा, ये ध्यान रखना। ठीक है। तो इसके मेरे पास तीन यहां पर डायगोनल गिवन है, थ्री फेसेस वाले डायगोनल यहां पर गिवन है। तो यहां पर डिफरेंट मीनिंग होता है इसका, डायगोनल एंड थ्री फेसेस वाले डायगोनल, जो कि एक सिंगल कॉर्नर से यहां पर ड्रॉ हो रहे हैं। तो ड्रॉ करके देखते हैं इसे। तो ये मेरे पास अगर एक क्यूबॉइड यहां पर गिवन है, तो फेसेट वाले डायगोनल का मतलब क्या है यहाँ पर, कि ये जो मेरे पास फेस है ना, इनके ऊपर ही ये लाई करेंगे। अगर मैं इसमें इसको मैं बी से ड्रॉ कर दूं ना, इस पॉइंट एंड इस पॉइंट को मीट करके ये डायगोनल बनाऊं, तो ये हमारे पास फेसेट वाला डायगोनल नहीं है। ठीक है। तो ये डायगोनल यहाँ पर ड्रॉ नहीं होगा। तो कौन कौन से डायगोनल होंगे? तो सबसे पहले नाम दे देते हैं एल, बी एंड एच। तो पहला फेस तो ये सामने वाला हो जाएगा, तो ये वाला डायगोनल होगा। ठीक है। दूसरा फेस कौन सा होगा? ये साइड वाला फेस जो है ना, इसका डायगोनल ये वाला, जो कि बी एंड एच के कॉम्बिनेशन से बनेगा। एंड ये जो थर्ड वाला है, ये नीचे वाला। तो एक कॉर्नर से मैं तीन यहां पर डायगोनल बना सकता हूं, तीन डिफरेंट फेसेस के ऊपर। और यहां पर देख सकते हो कि तीनों की डायगोनल की लेंथ मेरे पास डिफरेंट डिफरेंट है। तो पुट करते हैं। तो डायगोनल की लेंथ कितनी होगी? तो यहां पर हम पाइथागोरस इक्वेशन लगा के यहां पर निकालेंगे। तो पहला डायगोनल होगा मेरे पास एल स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर का अंडर रूट। दूसरे की वैल्यू होगी मेरे पास एल स्क्वायर प्लस में एच स्क्वायर का अंडर रूट। एंड तीसरे की वैल्यू होगी मेरे पास, कौन कौन बच गया, बी स्क्वायर प्लस में एच स्क्वायर का अंडर रूट। तो इन सभी की वैल्यू मेरे पास यहाँ पर गिवन है। आप कैसे भी पुट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसको मैं √5 मान लूं, एंड इसको मैं √10 मान लूं, एंड इसको मैं √13 यहाँ पर मान लूं। ठीक है। अब यहाँ पर देखो, इन मैं तीनों का यहाँ पर स्क्वायर करूंगा दोनों तरफ, तो ये वैल्यू आएगी मेरे पास एल स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर इक्वस टू 5। एंड यहाँ पर कितना आएगा, एल स्क्वायर प्लस में एच स्क्वायर इक्वस टू 10। एंड यहां पर आएगा बी स्क्वायर प्लस में एच स्क्वायर इक्वस टू 13। लेट्स से इक्वेशन 1, इक्वेशन सेकंड एंड इक्वेशन नंबर थर्ड। अब मैं तीनों को ऐड कर देता हूं यहां पर, फर्स्ट प्लस सेकंड प्लस में थर्ड। तो ये वैल्यू कितनी आएगी मेरी? तो ये आएगा 2 ब्रैकेट में एल स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर प्लस में एच स्क्वायर। एंड ये वैल्यू होगी 5 प्लस 10 15, 15 प्लस 13 यहां पर कितना है 28। तो एल स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर प्लस में एच स्क्वायर, इसकी वैल्यू कितनी होगी? तो ये होगा 14। तो इसको मैं इक्वेशन नंबर 4 यहां पर एज्यूम कर लेता हूं। ठीक है। अब यहां से देखो, एल स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर की वैल्यू मेरे पास यहां पर गिवन है, तो यहां से मैं एच स्क्वायर की वैल्यू यहां से निकाल सकता हूं। तो इक्वेशन फोर्थ में से मैं इक्वेशन 1 यहां पर सब्ट्रैक्ट करूंगा, तो वैल्यू किसकी आएगी? तो ये आएगा मेरे पास एच स्क्वायर। एच स्क्वायर की वैल्यू कितनी आएगी? तो 14 में से 5 गया, बचा कितना, 9। तो एच की वैल्यू आ गई यहां से 3। ऐसे ही इक्वेशन नंबर 4 में से मैं इक्वेशन नंबर सेकंड यहां पर सब्ट्रैक्ट करूंगा, तो एल स्क्वायर एच स्क्वायर मेरा कैंसिल हो जाएगा। तो बचेगा क्या, बी स्क्वायर। तो बी स्क्वायर की वैल्यू कितनी आएगी? तो 14 में से 10 गया 4। तो बी की वैल्यू कितनी आएगी? तो 2। ऐसे ही फोर्थ में से मैं थर्ड यहां पर सब्ट्रैक्ट करूंगा, तो एल स्क्वायर की डायरेक्ट वैल्यू कितनी आएगी मेरी? ये आएगी 14 में से 13 गया 1। तो एल की वैल्यू कितनी आएगी? 1। अब आप मेरे को यहां पर बोलोगे कि सर लेंथ मेरी छोटी आ गई विड्थ से। ठीक है। तो ये सिर्फ नाम है, आप
उल्टा भी पुट कर सकते हो कि लेंथ को आप 3 मान लो, विड्थ को आप 2 मान लो एंड हाइट को आप 1 मान लो। ठीक है, ये सिर्फ वेरिएबल की वैल्यूज आई है हमारे पास। अब यहां पर देखो इसने पूछा क्या, इसने वॉल्यूम यहां पर पूछा है, एंड वॉल्यूम क्या होता है क्यूबॉइड का, होता है लेंथ इंटू विड्थ एंड इंटू हाइट। तो ये वैल्यू होगी हमारे पास 3 इंटू में 2 इंटू में 1, तो आया कितना 6। तो 6 मेरा यहां पर आंसर होगा, तो ऑप्शन सी यहां पर करेक्ट आंसर होगा। सेकंड देखते हैं, इन ए ट्राइंगल, ट्राइंगल पी क्यू आर, एंगल आर इक्वल टू 62 डिग्री, द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ पी क्यू एट एस मीट्स क्यू आर एट टी, इफ एंगल टी पी आर इक्वल टू 38 डिग्री, व्हाट इज द मेजर ऑफ एंगल पी क्यू आर। तो चलो इसे देखते हैं। तो हमारे पास एक ट्राइंगल गिवन है पी क्यू आर, तो सबसे पहले एक ट्राइंगल पी क्यू आर यहां पर ड्रॉ करते हैं। ये है हमारे पास पी क्यू एंड आर। ठीक है, द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ पी क्यू मीट्स एट एस। तो यहां पर देखो पी क्यू का जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होगा ना, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर इस तरीके से ड्रॉ होगा जो कि 90 डिग्री का होगा, एंड इन दोनों पार्ट को इक्वली इक्वली यहां पर डिवाइड करेगा। तो ये कुछ यहां पर मीट करेगा क्यू आर को, तो क्यू आर को मीट करेगा ये पॉइंट टी पर। ठीक है, अब यहां पर इसने क्या किया कि ये जो टी पी आर की वैल्यू है ना, टी पी आर, अगर मैं इसको यहां से ज्वाइन कर दूं इस पॉइंट को, तो ये एंगल मेरे पास कितना गिवन है 38 डिग्री, एंड एंगल आर जो है मेरे पास उसकी वैल्यू कितनी गिवन है, ये गिवन है 62 डिग्री। तो हमें देखो एंगल पी क्यू आर की वैल्यू यहां पर बतानी है, एंगल पी, एंगल क्यू एंड आर की, मतलब ये वाली वैल्यू हमें यहां पर बतानी है, थीटा। लेट से ये थीटा है मेरे पास। तो चलो सोल्व करते हैं इसे। तो सबसे पहले एक थ्योरम यहां पर डिस्कस कर लेते हैं हम। एक हमारे पास थ्योरम होता है कि अगर मेरे पास एक लाइन गिवन है एंड इसका मैं परपेंडिकुलर बाइसेक्टर यहां पर ड्रॉ करता हूं, सही से ड्रॉ करते हैं इसे। तो ये मेरे पास परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। ठीक है, एंड इसको हाफ हाफ पार्ट के अंदर ये डिवाइड कर रहा है। अब इस परपेंडिकुलर बाइसेक्टर के ऊपर मैं कोई भी पॉइंट लू ना, एंड उसको मैं ज्वाइन कर दूं इन दोनों पॉइंट से, तो ये जो दो ट्राइंगल मेरे पास बनेंगे ना, ये हमेशा कॉन्ग्रेंट होते हैं। ठीक है, ये ध्यान रखना कि ये जो दो मेरे पास ट्राइंगल बनते हैं, किसी भी पॉइंट को आप यहां पर एज्यूम कर सकते हो, ये पॉइंट इसको भी ज्वाइन करोगे, तो ये जो दो ट्राइंगल मेरे पास बनेंगे ना, ये दोनों की दोनों कॉन्ग्रेंट होते हैं। ठीक है, तो सिमिलर केस यहां पर क्या बन रहा है कि ये जो मेरे पास परपेंडिकुलर बाइसेक्टर यहां पर गिवन है, इसके ऊपर एक पॉइंट है मेरे पास टी, यहां से मैंने क्यू को यहां पर मीट कर दिया एंड यहां से मैंने पी को यहां पर मीट कर दिया। तो हुआ क्या इससे, ये जो मेरे पास ट्राइंगल पी, लेट से इसको नाम दे देते हैं एस। ठीक है, पी एस टी कॉन्ग्रेंट होगा किसके, ट्राइंगल क्यू एस टी के। ठीक है, ये ध्यान रखना। तो यहां से जैसे ये कॉन्ग्रेंसी यहां पर प्रूफ हुई, तो ये मेरे पास थीटा होगा। तो जैसे ये थीटा आया, अब देखो थीटा थीटा, तो ये वैल्यू कितना होगा, ये पूरा एंगल मेरे पास होगा 180 माइनस का 2 थीटा, एंड ये मेरे पास एक एक्सटर्नल एंगल है इस ट्राइंगल का पी टी आर का। तो इसकी वैल्यू कितनी होनी चाहिए, इसकी वैल्यू होनी चाहिए एंगल पी मतलब 38 डिग्री प्लस में 62 डिग्री, इसके इक्वल होनी चाहिए। तो ये वैल्यू कितनी होगी, तो ये वैल्यू होगी मेरे पास 100। तो यहां से 2 क्यू की वैल्यू कितनी आई, ये आएगी 80, एंड क्यू की वैल्यू कितनी आएगी 40 डिग्री। तो क्यू की आएगी मेरे पास 40 डिग्री, मतलब ऑप्शन डी यहां पर करेक्ट होगा। इन नंबर इज चूजन एट रैंडम फ्रॉम द सेट 1 टू 120। तो मेरे पास एक सेट गिवन है यहां पर 1 से लेके 120 तक। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द नंबर चूजन इज डिविजिबल बाय 6 और 8 बट नॉट डिविजिबल बाय 24। ठीक है, तो हमें यहां पर प्रोबेबिलिटी बतानी है कि कोई नंबर हो, उसको हम यहां पर इस सेट से चूज करें। ठीक है, जो कि 6 या फिर 8 से तो डिविजिबल हो बट 24 से डिविजिबल ना हो। ठीक है, तो ये हमारा प्रॉब्लम स्टेटमेंट है। तो चलो करते हैं इसे। तो सबसे पहले इसने क्या बोला कि लेट से कोई नंबर मेरे पास यहां पर ड्रॉ करना है हमें, वो 6 और 8 से डिविजिबल हो। तो सबसे पहले मैं 6 की डिविजिबिलिटी से नंबर निकालता हूं कि कितने नंबर इस सेट के अंदर पॉसिबल होंगे। ठीक है, तो टोटल मेरे पास 120 है, एंड इसको मैं 6 से डिवाइड करूंगा, तो ये हुआ मेरा 20। तो ये जो 20 ऐसे नंबर आएंगे जो कि 6 से डिविजिबल होंगे। ठीक है, ऐसे ही मैं 8 से डिविजिबल होने वाले नंबर्स का काउंट यहां पर निकाल लेता हूं। तो ये वैल्यू कितनी होगी, 120 को मैं 8 से डिवाइड करूंगा ना, तो ये वैल्यू आएगी 8 एकम 8, फिर यहां पर कितना बचा 4, 8 पंजू 40, तो 15। तो ऐसे नंबर इसके अंदर एग्जिस्ट करेंगे जो कि
8 से डिविजिबल होंगे, ठीक है, 15 ऐसे नंबर होंगे जो कि 8 से डिविजिबल होंगे। अब ये 24 वाला भूल जाओ, ये बट नॉट डिविजिबल बाय 24, ठीक है, ये भूल जाओ। अब यहां पर देखो, हमने जब 6 से डिविजिबिलिटी निकाली तो मेरे पास कुछ नंबर आए, मैंने 8 से डिविजिबिलिटी निकाली तो 15 मेरे पास कुछ नंबर आए। अब ऐसे भी तो नंबर होंगे ना जो कि इन दोनों के कॉम्बिनेशन से डिवाइड हो रहे होंगे, ठीक है। कॉम्बिनेशन का मतलब क्या हुआ कि इनका एलसीएम लूंगा ना मैं, इनका एलसीएम कितना आएगा, तो इसका एलसीएम 24 आएगा। तो इन जो 20 के अंदर है ना, मेरे पास ऐसे नंबर आ गए, इधर भी 20 से 24 से डिवाइड हो रहे हैं एंड इधर भी 24 से डिवाइड हो रहे हैं, ठीक है। तो मतलब वो 2 बार काउंटिंग हो गई इसकी, तो मैं एक बार उस काउंटिंग को हटा देता हूं। तो कैसे हटाएंगे, तो 120 के अंदर मैं 24 से डिवाइड करूंगा ना, तो ये मेरे पास 24 से डिविजिबल वाले नंबर दे देगा, तो ये वैल्यू आएगी 5। तो 5 ऐसे नंबर हैं जो कि इसके अंदर भी काउंट है एंड इसके अंदर भी काउंट है, 2 बार काउंट है, ठीक है। बट इसने क्या बोला कि मुझे एक भी काउंट नहीं चाहिए ऐसा कि 24 से डिवाइड हो रहा हूं, ठीक है। तो इसमें से भी मैं 5 हटा दूंगा, तो ये वैल्यू कितनी आई 15, एंड इसमें से मैं 5 हटा दूंगा तो ये वैल्यू कितनी आई 10। तो टोटल मेरे पास ऐसे नंबर आएंगे, ये हुआ 10 प्लस में 15 25, तो 25 ऐसे नंबर आएंगे जो कि 6 से डिवाइड होंगे, 8 से डिवाइड होंगे, बट 24 से डिवाइड नहीं होंगे, ठीक है। तो ये ही नंबर्स का सेट हमें यहाँ पर निकालना था। तो इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी आएगी, तो हमारे पास फेवरेबल आउटकम्स मतलब 25 एंड नीचे मेरे पास टोटल आउटकम मतलब 120, तो 25 बटा 120 यहां पर आंसर होना चाहिए इसका, जो कि ऑप्शन ए के अंदर है, तो ऑप्शन ए यहां पर करेक्ट होगा। इन एन इक्विलेटरल ट्रायंगल द सर्कमसेंटर कोइंसाइड्स विद विच ऑफ द फॉलोइंग। तो हमें यहां पर बताना है कि जो एक इक्विलेटरल ट्रायंगल गिवन है ना, उसके अंदर सर्कमसेंटर वाला जो पॉइंट है वो किससे कोइंसाइड करेगा। ऑप्शंस हमारे पास यहां पर गिवन है, ए पॉइंट आउटसाइड द ट्राइंगल, द मिड पॉइंट ऑफ वन ऑफ इट्स साइड्स, द सेंट्रोइड ऑफ द ट्राइंगल एंड वन ऑफ द वर्टिसेस। तो ये हमारे पास 4 ऑप्शंस यहां पर गिवन है, ठीक है। तो कभी भी एक इक्विलेटरल ट्राइंगल की बात हो ना, एक इक्विलेटरल ट्राइंगल की बात हो जिसकी तीनों साइड्स हमारी इक्वल होती हैं एंड तीनों एंगल्स मेरे पास क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, 60 डिग्री के इक्वल। तो एक इक्विलेटरल ट्राइंगल के अंदर जितने भी हमारे पास पॉइंट्स होते हैं ना, सेंटर वाले पॉइंट, सर्कम सेंटर, इन सेंटर, ऑर्थो सेंटर, ठीक है, सेंट्रोइड, ये सारे के सारे सिर्फ एक ही पॉइंट पर मीट करते हैं, ठीक है, सारे के सारे कोइंसाइड करते हैं एक पॉइंट पर, जिसको हम कुछ भी नाम दे सकते हैं। तो यहां पर ये वाली क्या होगी, सेंट्रोइड बोल सकते हैं, सेंट्रोइड। तो सेंट्रोइड से कोइंसाइड होगा, तो ऑप्शन सी यहां पर हमारा करेक्ट होगा। फिर प्रॉब्लम देखते हैं यहां से। तो हमारे पास एक एक्सप्रेशन गिवन है यहाँ पर एंड इसकी वैल्यू हमें यहाँ पर फाइंड आउट करनी है एंड यहाँ पर ध्यान रखना ये हमारा अंडर रूट टोटल दोनों के ऊपर है, ठीक है। तो कभी भी ट्रिग्नोमेट्री की प्रॉब्लम आती है ना, मुझे काफी अच्छा लगता है एंड उसको मैं बेसिक से अप्रोच करता हूँ यहाँ पर। तो यहाँ पर आप देख सकते हो हमारे पास एक थ्योरम होता है, वो होता है क्या है, अगर दो एंगल मेरे पास गिवन है ए प्लस बी, अगर उन दोनों का सम मेरे पास 90 डिग्री है ना, तो उस केस में होता क्या है कि साइन ए मेरा कोस बी के इक्वल होता है, ठीक है। बाकी ऐसे ही टेन ए मेरा कोट बी के इक्वल होता है, ऐसे ही सेक ए मेरा कोसेक बी के इक्वल होता है, कोसेक बी के इक्वल होता है, ठीक है। तो ये पहले वाला ही हमारा यहाँ पर यूज होगा एंड एक और रिलेशन होता है हमारा साइन एंड कोस के बीच में, वो होता है साइन स्क्वायर ए प्लस में साइन स्क्वायर बी, इसकी वैल्यू होती है हमारे पास 1। ऐसे ही कोस स्क्वायर ए प्लस में कोस स्क्वायर बी, इसकी वैल्यू भी कितनी होती है मेरे पास 1। तो ये भी ध्यान रखना। तो यहां से देखो, अगर मैं 39 प्लस में 51 को ऐड करूं तो ये वैल्यू कितना दे रही है मुझे, तो देखो 51 प्लस 39 ये होगा मेरा 90 डिग्री। तो ये दोनों मेरे पास 90 डिग्री का सम बना रहे हैं, तो इसका मतलब ये जो साइन मेरे पास 51 डिग्री है ना, ये कोस 39 के इक्वल होगा, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। तो ये वैल्यू कितनी आई, ये आएगी 3/2। एंड यहां पर देखो दोनों का सम मेरे पास 90 हो रहा है, तो उस केस में साइन स्क्वायर ए प्लस में साइन स्क्वायर बी, ये मुझे 1 देगा, तो 1 देगा, तो यहाँ पर 1 हमें माइनस करना पड़ेगा, तो ये वैल्यू कितनी आएगी 1/2। तो ऑप्शन डी यहां पर करेक्ट होगा। A set of n values x1 x2 xn तक has a standard deviation of 5। The standard deviation of n values x1 माइनस का 7, x2 माइनस का 7, कहां तक, xn माइनस का 7 तक will be। तो यहां पर इसने क्या बोला, इसके पास एक नंबर्स का सेट है जिसके अंदर x1 x2 से लेके xn तक नंबर है, उसका हमें स्टैंडर्ड डेविएशन यहां पर गिवन है 5। स्टैंडर्ड डेविएशन का मतलब सिग्मा,
सिग्मा हमें यहां पर गिवन है 5। तो हमें यहां पर बताना है कि सेम मेरा जो n नंबर्स का सेट था ना वो है, और सभी नंबर्स के अंदर मैंने 7 माइनस कर दिया। तो नंबर मेरे पास क्या क्या बनेंगे, x1 माइनस का 7, x2 माइनस का 7 एंड डॉट 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 xn माइनस का 7। तो ये नंबर का सेट होगा मेरा नया। इसका हमें यहां पर बताना है स्टैंडर्ड डेविएशन क्या हुआ। ठीक है, ये स्टैंडर्ड डेविएशन होता क्या है, बेसिकली ये हमारा जो मीन होता है ना, उससे नंबर कितना डेविएट कर रहे हैं, वो एक तरीके से उसकी कैलकुलेशन होती है यहां पर। ठीक है, तो आप यहां पर ये देखो कि अगर मैं सारे के सारे नंबर्स को 7 सब्ट्रैक्ट कर रहा हूं, तो जो मीन होगा ना, मीन उसमें भी 7 सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो जो डेविएशन है ना, डेविएशन उसमें तो कोई फर्क पड़ा ही नहीं। या फिर इसको आप डायरेक्ट भी याद रख सकते हो कि कभी भी हम ऐड या फिर सब्ट्रैक्ट करते हैं ना, किसके अंदर, नंबर्स के अंदर, ऐड या फिर सब्ट्रैक्ट करते हैं सेट के नंबर्स के अंदर, सेट के नंबर्स के अंदर, तो हमारे पास नो चेंज इन सिग्मा ये आता है, ये ध्यान रखना। एंड यहां पर अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं सेट के नंबर के अंदर, तो होता क्या है, जो नंबर, जिस नंबर से हम मल्टीप्लाई करेंगे ना, लेट से के फैक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे, तो सिग्मा भी हमारा के से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये ध्यान रखना। तो इस केस में देखो, अगर सिग्मा मेरे पास यहाँ पर 5 गिवन है ना, एंड सभी नंबर के अंदर मैं 7 सब्ट्रैक्ट कर रहा हूं, तो जो मेरा नया स्टैंडर्ड डेविएशन आएगा ना, वो कितना आएगा, तो वो भी हमारा 5 आएगा। तो ऑप्शन ए यहां पर करेक्ट होगा। The given table shows the number of people in different age groups. Find the mean age of the given numbers of the people. तो यहां पर देखो मेरे पास एक क्लास इंटरवल गिवन है जो कि एजेस को रिप्रेजेंट कर रहा है, एंड इधर मेरे पास फ्रीक्वेंसी गिवन है नंबर्स पीपल्स की। तो मुझे यहां पर बताना है कि टोटल मेरे पास मीन क्या होगा इसका। तो मीन हमें यहां पर निकालना है। तो यहां पर देखो मेरे पास जो क्लास इंटरवल गिवन है ना, तो इसका हम करते हैं क्या, हम इसका मिड वैल्यू यहां पर मान लेते हैं। तो मिड वैल्यू मानेंगे तो कैसे मानेंगे, तो ये होगा 25 प्लस में 29। तो 25 प्लस में 29 ये वैल्यू देगा मुझे, इसको हम 2 से डिवाइड कर देंगे, तो ये वैल्यू कितनी होगी, तो ये होगा 27। तो यहां पर आएगा 27। यहां पर कितना आएगा, तो यहां पर देखो 30 और 32 के बीच की वैल्यू कितनी होगी, 32। ये वैल्यू कितनी होगी, ये होगी 37। फिर ये वैल्यू कितनी होगी, 42। ये वैल्यू कितनी होगी, 47। ये वैल्यू कितनी होगी, 52। ये वैल्यू कितनी होगी, 57। तो ये मेरे पास एजेस की मिड वैल्यू होगी। तो इन्हीं का हम यहाँ पर यूज करेंगे मीन वैल्यू निकालने के लिए। तो कैसे निकालेंगे, अब हम यहां से क्या करेंगे, कुछ एज्यूम कर लेते हैं यहाँ पर मीन। तो लेट से मैं 40 यहां पर एज्यूम्ड मीन कर लेता हूं। ठीक है, तो ये मेरे पास 40 है। तो 40 से कितना वेरी करेगा, तो ये करेगा माइनस का 13। ये कितना करेगा, तो ये माइनस का 8। ये कितना करेगा, ये करेगा हमारा 3 माइनस का 3। ये होगा प्लस का 2। ये होगा प्लस का 7। ये होगी वैल्यू कितनी, ये वैल्यू होगी हमारी 12, एंड ये वैल्यू होगी हमारी 17। तो बस अब कुछ नहीं करना, ये जो हमारे पास डेविएशन आया ना, इसको हम क्या करेंगे, फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो माइनस का 130, ये होगा 12 अंठ 96, ये होगा 8 या 24, ये होगा 10। ये कितना हुआ, ये हुआ 15 संत 105। ये कितना हुआ, ये हुआ 120। ये कितना हुआ, ये होगा 15 संत 105, 5 और बचा 10। ये हुआ 15 और 10 25, तो 255। अब इसको हम क्या करते हैं, ऐड करेंगे यहां पर। तो यहां से देखो 120 एंड ये गया 130, माइनस का 10 बचा। और क्या कर सकता है, तो माइनस का 10, ये 10 से गया। यहां से 105 एंड मैं 96 को एडजस्ट करूंगा, तो ये बचेगा मेरे पास 9 यहां पर पॉजिटिव का। उसके बाद में, देखो 9 को मैं यहां से उड़ाऊंगा, तो ये वैल्यू कितनी बचेगी, ये बचेगी माइनस का 15। एंड ये होगा मेरे पास टोटल 240। तो ये 240 आया मेरे पास, इसका टोटल मेरे पास कितना है, 240। तो ये होगा 40 प्लस में 240। अब यहाँ पर फ्रीक्वेंसी से हम यहाँ पर डिवाइड करेंगे, तो फ्रीक्वेंसी कितनी होगी यहाँ से, तो फ्रीक्वेंसी देखो, 2, 8 और 2 10 और 5 15, 15 और 5 20, 20 से 5 25, 25 का 5 2 आया, 2 और 1 3 और 1 4, 5 6 7 75। तो इसको हम 75 से यहाँ पर डिवाइड करेंगे। अब यहाँ पर देखो 240 को हमें 75 से डिवाइड करना है, तो 75 का डबल कितना होता है, ये होता है हमारे पास 150। 150 का डबल कितना होता है 300। इसका मतलब ये मेरा 3 पॉइंट कुछ कुछ यहां पर आएगा। ठीक है, तो ये मेरे को इक्वली क्या बना देगा, 43 पॉइंट कुछ कुछ। एंड ऑप्शंस के अंदर देखोगे ना आप,
40 की लाइन में सिर्फ एक ही ऐसा ऑप्शन है 43.2, तो वही हमारा आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन डी इस केस में राइट आंसर होगा 43.2 ईयर्स। इट प्रॉब्लम देखते हैं यहां से। ए रेक्टेंगल इज सच दैट इट्स एरिया इज 48 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड इट्स पेरीमीटर इज 28 सेंटीमीटर। इफ ए rhombus is formed by joining the midpoints of the sides of this rectangle, what is the area of the rhombus? तो सबसे पहले इस स्टेटमेंट को समझते हैं। तो हमारे पास एक रेक्टेंगल गिवन है यहाँ पर। तो लेट से मैंने एक रेक्टेंगल यहाँ पर फॉर्म कर दिया, ठीक है। तो इसका एरिया मेरे पास यहाँ पर गिवन है 48 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड जो पेरीमीटर गिवन है वो कितना है 28 सेंटीमीटर। अब हमने किया क्या कि इसके जो मिड पॉइंट्स होंगे ना मेरे, ये मिड पॉइंट, ये मिड पॉइंट, ये मिड पॉइंट, ये मिड पॉइंट, इसको मैंने ज्वाइन कर दिया। तो जो नई फिगर बनेगी ना, ये मेरे पास एक रोम्बस बनेगा, RHOMBUS, ठीक है, एक रोम्बस बनेगा। तो इसका हमें एरिया यहां पर फाइंड आउट करना है क्या होगा, ठीक है। तो यहां पर हमारे पास एक कंसेप्ट होता है, वो होता क्या है कि कभी भी या तो हम रेक्टेंगल या फिर स्क्वायर, उन सभी के मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करके हम जो फिगर बनाते हैं ना, एंड जो फिगर बनती है तो उसका जो एरिया फाइंड आउट करते हैं ना, तो वो हमेशा ओरिजिनल फिगर का हाफ होता है, ठीक है। तो यहां से जो रोम्बस का एरिया आएगा ना, रोम्बस का एरिया, एरिया ऑफ रोम्बस, ठीक है, वो होगा हमारा एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल डिवाइडेड बाय 2। तो यहां से सिंपली हम डायरेक्ट निकाल सकते हैं 48 डिवाइडेड बाय 2 मतलब 24 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यहां पर एरिया क्या होगा रोम्बस का, ऑप्शन बी 24 सेंटीमीटर स्क्वायर। इफ ए chord of a circle subtends an angle of 60 degree at the circumference of the circle, then what is the ratio of the radius of the circle and the length of the chord respectively? तो यहां पर देखो मेरे पास एक कोड गिवन है, तो कोड बनाते हैं। ये मेरे पास सर्कल गिवन है एंड ये उसकी कोड गिवन है। तो ये कोड क्या कर रही है, सरकमफ्रेंस के ऊपर 60 डिग्री का एंगल बना रही है, ये बना रही है 60 डिग्री का एंगल, ठीक है। तो लेट्स से ये कोड मेरे पास ए बी है, इसका नाम दे दिया मैंने ए बी। अब यहां पर देखो इसने बोला क्या कि हमें ये बताओ कि रेडियस एंड लेंथ इन दोनों का रेशियो क्या होगा। रेडियस उनमें लेंथ, किसकी, कोड की लेंथ, इन दोनों का रेशियो क्या होगा वो हमें यहां पर बताना है। तो चलो देखते हैं कैसे करेंगे। तो लेट से ये मेरे पास सेंटर है, सेंटर ओ। तो अगर कोई कोड सरकमफ्रेंस के ऊपर थीटा एंगल बना रही है ना, तो सेम कोड सरकम ये जो सेंटर है उसके ऊपर कितना एंगल बनाएगी, तो ये बनाएगी 2 थीटा। तो 2 इंटू थीटा कितना है मेरा 60 डिग्री, तो ये एंगल होगा मेरा 120 डिग्री। तो ये एंगल हुआ 120 डिग्री। अब यहां से देखो इस कोड के ऊपर मैं सेंटर से परपेंडिकुलर बाइसेक्टर खींच रहा हूं, तो इस कोड को वो इक्वली इक्वली दो पार्ट के अंदर यहां पर डिवाइड कर देगा। तो ये मेरे पास L/2 होगा एंड ये मेरे पास L/2 होगा, ठीक है। तो यहां से देखो एक पार्ट मैं यहां से ड्रॉ कर लेता हूं। तो ये मेरे पास एक राइट एंगल ट्राइंगल बन गया, नीचे हुआ मेरे पास L/2, ये हुआ रेडियस, एंड ये जो एंगल होगा ना एंगल, ये भी हाफ पार्ट के अंदर डिवाइड होगा, क्योंकि ये जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है ना, ये एंगल बाइसेक्टर की तरह भी काम करेगी। तो ये कितना होगा 60 डिग्री। अब यहां से देखो कभी भी हमारे पास अगर 60 डिग्री हो ना, तो उसके सामने वाली साइड हमारी क्या होती है, √3 यूनिट। उसके बेस वाली साइड कितनी होती है 1 यूनिट, एंड जो हाइपोटेन्यूस होती है ना वो कितनी होती है 2 यूनिट्स। तो यहां से आर की वैल्यू कितनी आई 2 यूनिट, L/2 की वैल्यू कितनी आई, वही हमारी √3 यूनिट, ठीक है। तो यहां से मैं रेशियो निकाल सकता हूं। तो रेशियो कितना होगा, तो यहां पर देखो L/2 की वैल्यू हमारे पास √3 है, तो L की वैल्यू कितनी आएगी, तो वो आएगी हमारे पास 2√3, 2√3। तो यहां से मैं क्लियरली निकाल सकता हूं आर एंड जो लेंथ है ना उसका रेशियो कितना होगा, तो ये होगा हमारे पास 2 एंड इधर होगा 2√3। तो ये वैल्यू आएगी 1 एंड √3। तो ये हमारे पास आंसर होना चाहिए ऑप्शन डी। हेमिस्फेरिकल टैंक फुल ऑफ वाटर, it is connected to a pipe that empties it at the rate of 7 liter per second. How much approximate time? और वो टाइम हमें किस में निकालना है, हमें वो टाइम मिनट्स के अंदर निकालना है। Will it take to empty half the tank if the internal radius of the tank is 2.1 मीटर। और हमें यहाँ पर देखो पाई की वैल्यू 22/7 यूज करनी है, एंड 1 मीटर क्यूब हमारा 1000 लीटर होता है। ये नहीं भी देता तो हमें याद रखना होता है ये, ठीक है। तो सबसे पहले इस स्टेटमेंट को समझते हैं। तो एक हमारे पास एक हेमी स्पेरिकल टैंक यहां पर गिवन है, तो हेमी स्पेरिकल टैंक बनाते हैं। तो लेट से ये मेरा
एक हेमिस्फेरिकल टैंक है। इसकी अंदर वाली रेडियस इसने क्यों दी? क्योंकि जो पानी इसके अंदर फिल होगा ना, तो उस पानी की जो क्वांटिटी हम निकालेंगे ना, वो इंटरनल रेडियस से ही निकालेंगे। तो जो एक्चुअल रेडियस आएगी ना इसकी, वो इंटरनल रेडियस आएगी, वो गिवन है यहाँ पर कितनी, 2.1 मीटर। तो इसका जो वॉल्यूम होगा ना, वॉल्यूम, उसको हमें खाली करना है। कैसे? 7 लीटर पर सेकंड के अंदर। तो 7 लीटर पर सेकंड का मतलब क्या हुआ यहाँ पर कि 7, एंड 1 लीटर के अंदर कितने मीटर क्यूब होते हैं हमारे? वो होंगे 10⁻³ का क्यूब। ठीक है, वो होंगे 10⁻³ मीटर क्यूब होंगे। तो इसको मैं अगर मीटर क्यूब के अंदर कन्वर्ट करूं तो 7 इंटू, या फिर ऐसे कर लो, 1000 से डिवाइड कर देते हैं, 1000 से। ठीक है, ये हमारा होगा मीटर क्यूब, ये हुआ वॉल्यूम। तो इसका वॉल्यूम ये होगा, मतलब इस वॉल्यूम की रेट से, वो पर सेकंड की रेट से इसको खाली कर रही है। तो हमें यहाँ पर निकालना है कि आधा खाली करने के लिए, किसको? इस स्पेरिकल टैंक को आधा खाली करने के लिए कितना टाइम लगेगा। तो सबसे पहले इसका वॉल्यूम बताओ। ये जो स्पेरिकल टैंक है हमारे पास, इसका वॉल्यूम होगा हमारे पास 2/3 पाई r क्यूब, एंड इसका हमें आधा खाली करना है। तो वी हाफ कितना होगा? तो ये होगा 1/3 पाई। आर की वैल्यू कितनी है? 2.1 इंटू 2.1 इंटू 2.1। ये हमारे पास वी हाफ की वैल्यू है, एंड यहां से पाई की वैल्यू पुट कर देते हैं 22/7। 22/7। तो वी हाफ का वॉल्यूम निकालते हैं यहां से। तो देखो, पॉइंट हटा दूंगा मैं तीनों का, तो नीचे 1000 आ जाएगा। ये हुआ 7×21, एंड ये 3 गया। तो वी हाफ कितना हुआ? ये होगा 22 एंड 21 इंटू 21/में 1000। तो ये हमारा वी हाफ हुआ। एंड किस रेट से हम खाली कर रहे हैं? हम 1 सेकंड के अंदर 7/1000 मीटर क्यूब यहां पर खाली कर रहे हैं। तो हमें यहां पर बताना है कि कितना टाइम लगेगा वी हाफ को खाली करने के लिए। तो वो जो टाइम लगेगा ना, वो क्या होगा? वी हाफ को हम, ये जो वॉल्यूम है ना, वॉल्यूम की रेट, रेट बोल देते हैं इसे, वी रेट से हम यहां पर डिवाइड कर देंगे। तो ये वैल्यू कितनी आएगी? तो 22 इंटू 21 इंटू 21, एंड डिवाइड में कितना है? 1000। एंड यहां पर कितना आएगा? 7, एंड 1000 ऊपर चला जाएगा। तो ये कैंसिल इससे, 7×3 = 21। अब इसको मल्टीप्लाई करना है हमें, तो हम देखो करेंगे क्या, 11 को अलग कर लेते हैं। बचा कितना यहाँ पर? 2। 2×3 = 6। 6 को हम 21 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 6 6 दूनी 12, 126। तो ये वैल्यू कितनी आएगी? तो ये वैल्यू आएगी हमारे पास 6, 8, 6 आ गया, 8 आ गया, 3 आ गया, 1, 1386। तो 1386 हमें यहाँ पर कितने लगेंगी? सेकेंड्स लगेंगी। ये ध्यान रखना, ये होंगी हमारी सेकेंड्स होंगी। हमें आंसर किस में निकालना है? मिनट्स के अंदर निकालना है। तो टाइम इन मिनट कितना होगा? तो वो होगा 1386 को हम 60 से डिवाइड कर देंगे। तो 6 दूनी 12, 6 दूनी 12, यहां पर बचा 1, 6 18, 6 कम 6, नीचे आया मेरे पास 10। तो ये आएगा 23.1 मिनट यहां पर लगेंगी। इसके अप्रोक्स हमारा आंसर कौन सा आ रहा है? तो ऑप्शन डी। तो 23 मिनट्स यहां पर आंसर होगा, ऑप्शन डी। In a right angle triangle ABC, the angle at B is 90 degree. If AB equals to 6 centimeter and BC equals to 8 centimeter, what is the distance between the centroid G and the orthocenter H? तो काफी अच्छी प्रॉब्लम है। ठीक है, तो समझते हैं ये क्या बोल रही है। मेरे पास एक राइट एंगल ट्राइंगल गिवन है एबीसी। तो राइट एंगल ट्राइंगल को हम यहाँ पर फॉर्म करते हैं, जिसके बी पॉइंट के ऊपर 90 डिग्री का एंगल बना हुआ है। तो लेट्स से ये ए बी सी मेरे पास राइट एंगल ट्राइंगल गिवन है। अब यहाँ पर ए बी की लेंथ इसने दे दी कितनी? 6, एंड बी सी की लेंथ दे दी 8। तो किसी भी राइट एंगल ट्राइंगल के अंदर दो साइड्स होती है ना, 6 एंड 8, तो तीसरी साइड अपने आप 10 हो जाएगी। कैसे? क्योंकि हमारे पास एक ट्रिपलेट होता है 6, 8, 10। इस ट्रिपलेट का यूज करके तीसरी साइड हमने निकाल ली 10, जो कि हमारी हाइपोटेनियस होगी। अब हमें देखो किस किस के बीच की डिस्टेंस निकालनी है। तो हमें निकालना है सेंट्रोइड एंड ऑर्थोसेंट्रोइड, दोनों के बीच की डिस्टेंस यहाँ पर निकालनी है। तो पहले तो हमें यह पता होना चाहिए कि सेंट्रोइड क्या होता है एंड ऑर्थोसेंटर क्या होता है। ठीक है, तो जो बाकी के सेंटर्स है ना, उनको भी यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले होता है हमारे पास इन सेंटर। इन सेंटर क्या होता है? ये मीटिंग पॉइंट होता है किस किस का? ये होता है हमारे पास एंगल बाइसेक्टर्स का मीटिंग पॉइंट होता है, एंगल बाइसेक्टर्स का। उसके बाद में आता है सरकम सेंटर, सरकम सेंटर। ठीक है, ये मीटिंग पॉइंट होता है किसका? ये होता है हमारे पास परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स का, साइड्स का। ठीक है, जो साइड्स होंगे ना हमारे पास, उनकी जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स होंगे ना, उनका मीटिंग पॉइंट होता है। थर्ड होता है हमारे पास, ये होगा ऑर्थो सेंटर।
ऑर्थो सेंटर। ऑर्थो सेंटर क्या होता है? ये हमारा जो एल्टीट्यूड्स होते हैं ना, एल्टीट्यूड्स होते हैं, उनका मीटिंग पॉइंट होता है। एंड फोर्थ होता है हमारे पास सेंट्रोइड। और ये जो सेंट्रोइड होता है ना, ये हमारा मीडियंस का मीटिंग पॉइंट होता है। मीडियंस का मीटिंग पॉइंट होता है। तो ये हमारे पास 4 सेंटर्स होते हैं। एंड यहाँ पर कंफ्यूज मत होना, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर एंड ये जो एल्टीट्यूड है ना, ये दोनों डिफरेंट थिंग होती है। इसको हम कभी बाद में डिस्कस कर लेंगे। तो हमें यहाँ पर देखो ऑर्थो सेंटर एंड ये जो सेंट्रोइड है ना, इनके बीच की डिस्टेंस हमें यहाँ पर बतानी है। तो देखते हैं कैसे करेंगे। तो सबसे पहले हमें यह पता होना चाहिए कि अगर मेरे पास यहाँ पर एक राइट एंगल ट्राइंगल गिवन होता है ना, तो अगर इसके अंदर मैं सरकम रेडियस यहाँ पर फाइंड आउट करने जाऊं ना, तो वो क्या होती है? तो जो सरकम सेंटर होगा ना, वो हमेशा हाइपोटेनस का मिड पॉइंट होता है। तो ये होता है हमारे पास सरकम सरकम सेंटर। ठीक है। तो सरकम सेंटर ये होगा। तो सरकम सेंटर का मतलब क्या है? कि वो तीनों वर्टेक्स से पास होगा। तो ये जो रेडियस होगी ना, ये सरकम रेडियस होगी। एंड इसकी वैल्यू कितनी होती है? ये होती है हाइपोटेनस की हाफ, 5। तो यहां से देखो, ये वाली डिस्टेंस मेरे पास अगर 5 है, तो ये रेडियस भी तो, मतलब ये भी तो रेडियस 5 ही होगी। क्योंकि अगर मैं यहां से सर्कल ड्रॉ करूंगा एक इस तरीके से, तो किसी भी सरकमफ्रेंस के पॉइंट को अगर मैं सेंटर से ड्रॉ करता हूं ना, तो वो मेरे पास रेडियस आती है। तो ये भी मेरा 5 होगा। ये मेरा 5 होगा। तो ठीक है। एंड ये हमारा राइट एंगल ट्राइंगल के केस में ऑर्थो सेंटर होता है। ये ध्यान रखना, अगर मेरा राइट एंगल होता है ना, राइट एंगल ट्राइंगल होता है, तो उस केस में जो ऑर्थो सेंटर की पोजीशन होगी ना, वो कहां होती है? वो ये जो मेरे पास दो लेग्स होते हैं ना, हाइपोटेनस को छोड़ के दो लेग्स का मीटिंग पॉइंट होता है हमेशा ऑर्थो सेंटर। तो ऑर्थो सेंटर तो मेरे पास आ गया यहाँ पर। एंड ये जो मेरे पास मीडियन होगी ना, मीडियन, तो मीडियन कहाँ आएगी? तो मीडियन यहाँ पर इस तरीके से आएगी। देखो, इसको मैं हाफ करूंगा तो 4 यहाँ पर आएगा, तो इस तरीके से ये इसे ज्वाइन करेगा। एंड इसको मैं हाफ करूंगा तो ये इस पॉइंट पर ज्वाइन करेगा। एंड ये तो हाफ कर ही रहा है, 5 इधर है तो 5 भी इधर ही है। तो ये पॉइंट मेरा क्या होगा? ये पॉइंट होगा मेरा सेंट्रोइड। सेंट्रोइड। तो ये जो डिस्टेंस होगी ना, ये हमें यहाँ पर फाइंड आउट करनी है, ये कितनी होगी। अब यहाँ पर एक चीज और देखो, कि ये जो सेंट्रोइड होता है ना, ये मीडियन को दो पार्ट के अंदर डिवाइड करता है। मतलब अगर ये मेरे पास ट्राइंगल है एंड ये मीडियन है ना, अगर ये सेंट्रोइड मेरे पास जी है, तो ये उसको 2:1 के रेशियो के अंदर डिवाइड करता है। तो ये तो पता होगा सभी को। तो इसी को हम यहाँ पर अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पर देखो, तो यहां पर देखो, ये 2 यूनिट है एंड ये 1 यूनिट है। इसका मतलब 3 यूनिट की वैल्यू मेरे पास यहाँ पर गिवन है 5। तो मुझे 2 यूनिट की यहाँ पर वैल्यू बतानी है। तो ये वैल्यू होगी 5/3 इंटू में 2। तो कितना होगा? ये होगा 10/3। तो 10/3 मेरा यहाँ पर आंसर आना चाहिए। 10/3 मतलब ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। ठीक है। अगर आपको ये चीजें पता होती है ना, तो ये मात्र आपके लिए 10 या 20 सेकंड का सॉल्यूशन होता। ठीक है। तो काफी अच्छी प्रॉब्लम है। नेक्स्ट पे चलते हैं। इफ 3x माइनस का ky प्लस में 8 इक्वस टू 0, 9x माइनस का 18y प्लस में 20 इक्वस टू 0, एंड ये हमें यहां पर ये बताया गया है कि ये दोनों लाइन है ना, ये नो सॉल्यूशन बताती है। तो हमें k की वैल्यू यहां पर बताना है क्या होगा। ठीक है। तो कभी भी जो नो सॉल्यूशन होता है ना, तो उसके केस में हमारे पास कोफिशिएंट्स का रिलेशन होता है। कैसे? अगर मेरे पास दो इक्वेशन है, ax प्लस में by प्लस में c इक्वस टू 0, या फिर a1x b1y c1 इक्वस टू 0, ये मान लेते हैं। और यहां पर a2x प्लस में b2y प्लस में c2 इक्वल टू 0, अगर ये दो इक्वेशन मेरे पास गिवन है ना, तो नो सॉल्यूशन के केस में हमारा रिजल्ट क्या होता है? तो होता है a1 अपॉन में a2 इक्वल टू b1 अपॉन में b2 इज नॉट इक्वल टू c1 अपॉन में c2। मतलब अगर दो लाइन को मैं ड्रॉ करूंगा ना, तो ये वाला केस होगा। ये दोनों लाइन है ना, आपस में पैरेलल होंगी, पैरेलल होंगी। ठीक है। तो ये होता है नो सॉल्यूशन का केस। तो इस केस में देखो, a1 b1 एंड ये c1, a2 b2 एंड ये c2। तो यहां से a1 अपॉन में a2 क्या आएगा? 3/9 इक्वल्स टू होना चाहिए माइनस का k अपॉन में, इधर आया माइनस का 18। तो यहां से देखो, माइनस से माइनस कैंसिल, 9 दूनी 18। तो k की वैल्यू कितनी आनी चाहिए? 6। तो ऑप्शन डी यहां पर राइट आंसर होगा। 13 प्रॉब्लम देखते हैं यहां से। A sphere of radius 21 centimeter is cut into 8 identical pieces by making 3 mutually perpendicular cuts through its center, one along each axis. Find the total surface area of each piece in centimeter square. तो हमें यहां पर देखो, हर एक पीस का सेंटीमीटर स्क्वायर के अंदर एरिया यहां पर फाइंड आउट करना है। ठीक है। तो सबसे पहले प्रॉब्लम स्टेटमेंट को समझते हैं। तो मेरे पास एक स्पीयर यहां पर गिवन है।
तो ये मेरे पास एक स्पीयर गिवन है जिसकी रेडियस कितनी है 21 सेंटीमीटर। अब इसने किया क्या, इसने तीन म्यूचुअली परपेंडिकुलर कट्स लगाई। तो वो कैसे लगाए इसने, तो हम यहां पर ऐसे बोल सकते हैं, अगर ये मेरे पास सेंटर है ना, तो एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस एंड ये जेड एक्सिस। ठीक है, तो ये हुआ एक्स एक्सिस, ये हुआ मेरा वाई एक्सिस एंड ये हुआ जेड एक्सिस। इस तरीके से इसने तीन कट लगाए यहां पर। तो तीन कट से हुआ क्या कि ये 8 पीसेस के अंदर बिखर जाएगा। तो 8 पीसेस मैं शो करने का ट्राई करता हूं यहां पर। तो पहले देखो एक्स एक्सिस मैं यहां पर लगाऊंगा, ये वाई ये जेड। तो एक्स एक्सिस से कट करने का ट्राई करते हैं। तो ये करे क्या करेगा, इसको दो हेमिस्फेरिकल पार्ट के अंदर डिवाइड कर देगा इस तरीके से। ठीक है, तो ये तो कट मेरा एक्स एक्सिस वाला हो गया, ये वाला। ठीक है, अब वाई एक्सिस वाला होगा तो वो इस तरीके से कट करेगा। ठीक है, एंड जेड एक्सिस वाला ये होगा। तो एक पीस जो निकल के आएगा ना, वो कैसे आएगा देखो। तो यहां से जो एक पीस निकल के आएगा ना, उसकी ये जो सरफेस होगी ना, ये जो ऊपर गिवन है इस तरीके से, ये तीन साइड से कवर होगा। मतलब एक यहां पर है, एक इधर होगा एंड एक उधर होगा। एंड ये एक स्पेरिकल वाली सरफेस होगी। तो इसका हमें टोटल सरफेस एरिया निकालना है एक पीस का। तो देखो कैसे निकालेंगे। तो सबसे पहले ये पता है कि ये जो एक स्पेरिकल है ना पूरा की पूरा, ये 8 आइडेंटिकल पीसेस के अंदर डिवाइड होगा। मतलब ऐसी 8 आइडेंटिकल पीसेस यहां पर ये कवर करेगा। तो यहां से मैं निकाल सकता हूं कि ये जो स्पेरिकल वाला होगा ना केस, इसका एरिया कितना होगा। तो इसका एरिया मेरे पास क्या होना चाहिए, तो टोटल मेरे पास 4 पाई r स्क्वायर एक स्पीयर का एरिया होता है। अगर मैं इसको 8 पीसेस के अंदर डिवाइड कर दूं ना, मतलब 8 से डिवाइड कर दूं, तो पाई r² बाई 2 ये जो आया है ना, ये मेरा, ये जो स्पेरिकल सरफेस है ना, ये बाहर वाली, इसका एरिया होगा। तो इसको मैं बोल देता हूं A1। तो ये तो मेरे पास आ गया। एंड अब हमें निकालना क्या है, हमें ये निकालना है कि ये जो मेरे पास ऊपर वाली सरफेस है, मतलब ये तीनों साइड्स वाली जो सरफेस है, इसका एरिया क्या होगा। तो ये हमें यहां पर निकालना है। तो देखो कैसे निकालेंगे। तो यहां पर अगर मैं ये जो ऊपर वाली फिगर है मेरे पास, ये ऊपर वाली जो सरफेस है, इसको मैं देखूं, तो ये इस तरीके से डिवाइड है। तो यहां से मैं बोल सकता हूं कि ये जो ऊपर वाला पार्ट होगा ना, ये एक पार्ट होगा इसका। तो ये जो ऊपर वाली सरफेस होगी, इसका कंप्लीट एरिया कितना होगा। तो A2 मैं यहां से निकालूंगा, तो इसका कंप्लीट एरिया होगा मेरे पास पाई r²। तो इसको अगर मैं 4 से डिवाइड कर दूं, तो इस एक पीस का एरिया आ जाएगा मेरे पास। ठीक है, और ऐसे ही मेरे पास दो पीस और है, मतलब टोटल 3 पीस होंगी। तो इसको मैं 3 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो ये होगा 3/4 पाई r²। तो ये मेरा A2 यहां पर आ जाएगा। तो ये टोटल सरफेस एरिया होगा दोनों का कॉम्बिनेशन। तो यहां से एरिया कितना होगा, तो एरिया होगा पर आइटम का पाई r²बाई 2 प्लस में 3/4 पाई r³ सॉरी पाई r²। तो यहां से दोनों को ऐड करेंगे तो ये होगा 5/4 पाई r²। तो वैल्यू पुट करते हैं, तो 5/4 एंड ये आएगा मेरे पास 22/7। यहां पर देखो पाई को इसने पाई रखा है, तो पाई ही रखते हैं। तो पाई रखेंगे एंड आर की वैल्यू कितनी आएगी, तो आर मेरे पास देखो 21 सेंटीमीटर है। तो 21 × 21 एंड ये होगा पाई। तो ये वैल्यू कितनी होगी, तो ये वैल्यू होती है मेरे पास 441। इसको मुझे 5 से मल्टीप्लाई करना है और 4 से डिवाइड करना है। तो ये मेरा आंसर होना चाहिए। तो 5 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो 5 5 चौक 20, 2 5 चौक 20 और 2 22। इसको हमें 4 से डिवाइड करना है, ये हुआ पाई। तो 4 5 20 एंड यहाँ पर कितना है 2, 4 5 20, फिर बचा मेरे पास 5, फिर 4 एकम 4। तो 555 के लगभग मेरा आंसर होना चाहिए, तो ऑप्शन डी। तो ऑप्शन डी मेरा इस केस में राइट आंसर होगा, इसके साथ पाई भी होगा। ठीक है, तो ये मेरा आंसर होगा ऑप्शन डी। इफ x प्लस 1/x = 2√3, तो हमें यहाँ पर x³ प्लस 1/x³ की वैल्यू यहाँ पर फाइंड आउट करनी है। तो इसका डायरेक्ट फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, लेट से हमें हमारे पास अगर x प्लस 1/x की वैल्यू a गिवन हो ना, तो उस केस में x³ प्लस 1/x³ की वैल्यू कितनी होती है, तो होती है a³ माइनस का 3a। तो डायरेक्ट इसमें पुट करते हैं, तो ये वैल्यू होगी 2√3 का क्यूब माइनस का 3, और ये हुआ 2√3। तो इसकी वैल्यू कितनी होगी, तो इसकी वैल्यू देखो, 2 का क्यूब करूंगा 8, इसका क्यूब करूंगा तो 3√3। तो ये वैल्यू होगी मेरे पास 8 या 24√3 माइनस का, ये होगा 3×6√3। तो ये वैल्यू कितनी आएगी 18√3। तो 18√3 मेरा आंसर होना चाहिए। तो ऑप्शन डी यहां पर करेक्ट होगा।
द एक्सपेंडिचर ऑफ ए कंपनी ऑन 5 हेड्स ए बी सी डी एंड ई is in proportion to 3 is to 5 is to 7 is to 11 respectively. The expenditure on E is equals to the arithmetic mean of the expenditures on A and D if the expenditure on C exceeds that on B by 18,000. Find the total expenditure on the company. ठीक है, तो हमें टोटल एक्सपेंडिचर यहां पर निकालना है। तो स्टेटमेंट को समझते हैं। तो मेरे पास यहां पर देखो 5 हेड्स है कंपनी के, ए से लेके ई तक। तो ए बी सी डी एंड ई, ये मेरे पास 5 एड्स हैं। ठीक है, उनका एक्सपेंडिचर मेरे पास यहां पर गिवन है। ये हुआ 3, ये हुआ 5, ये हुआ 7 एंड ये 11। एंड इसका हमें यहां पर पता नहीं, तो लेट से एक्स यहां पर मान लेते हैं। ठीक है, अब इसने आगे क्या बोला, द एक्सपेंडिचर ऑन ई इज इक्वल टू द अर्थमेटिक मीन ऑफ द एक्सपेंडिचर्स ए एंड डी। तो ए एंड डी का जो अर्थमेटिक मीन जो होगा ना, वो ई के एक्सपेंडिचर के इक्वल होगा। तो यहां से देखो इनका मीन निकालते हैं। तो ए की वैल्यू कितनी है 3, डी की वैल्यू कितनी है 11। तो दोनों का एडिशन करूंगा तो 14। तो 14 का हाफ कितना होगा 7। तो 7 इस एक्स की वैल्यू आएगी, मतलब ई का एक्सपेंडिचर होगा यहां पर। आगे देखो, इफ द एक्सपेंडिचर ऑन सी एक्सीड्स दैट ऑफ ऑन बी बाय 18,000। तो अब देखो जो सी का एक्सपेंडिचर है ना 7 यूनिट, वो बी के एक्सपेंडिचर से कितना ज्यादा है 18,000 ज्यादा है। तो यहां से देखो यूनिट का डिफरेंस लूंगा, मतलब 2। तो 2 यूनिट की वैल्यू कितनी गिवन है यहां पर, वो है 18,000। तो यहां से 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी 9,000। तो हमें देखो अब निकालना किसका है, तो हमें टोटल एक्सपेंडिचर यहां पर निकालना है। तो टोटल निकालने के लिए इनका टोटल करना पड़ेगा पहले। तो टोटल करते हैं। तो देखो 3 + 5 8, 8 और 7 15, 15 और 7 22, 22 और 11 33। तो 33 मेरा यहां पर कितना है, टोटल एक्सपेंडिचर इन यूनिट्स आ गया। तो इसको देखो 9K से मल्टीप्लाई करते हैं। तो ये वैल्यू कितनी होगी, तो ये हुआ 9×3 = 27, 2 9×3 = 27 और 2 29। तो 297K मेरा यहां पर टोटल एक्सपेंडिचर होना चाहिए। तो ऑप्शन बी यहां पर करेक्ट होगा। 16th प्रॉब्लम देखते हैं यहां पर। तो 3 मेरे पास यहां पर पार्टनर है ए बी एंड सी। वो इन्वेस्ट करते हैं एक बिजनेस के अंदर 2:3:5 के रेशियो के अंदर। तो 3 पार्टनर है मेरे पास ए बी एंड सी। तो उनका इनिशियल इन्वेस्टमेंट किस रेशियो के अंदर है, 2:3:5 के अंदर। ठीक है, तो 4 महीने तक तो इन्वेस्ट करते हैं इसे। तो 4 महीने तक इन्वेस्ट करेंगे, तो 4 महीने इंटू 4 महीने इंटू 4 महीने। उसके बाद में क्या होता है कि 4 महीने के बाद में ए अपनी कैपिटल को 50% से इंक्रीमेंट कर लेता है। तो ये इंक्रीमेंट होगा 50 से, मतलब 2 का 50% निकालूंगा तो 1 यूनिट। तो 1 यूनिट से मैं इंक्रीमेंट करूंगा तो ये वैल्यू कितनी आएगी, ये आएगी 3। एंड ये कितना है, बी ने क्या किया, बी ने डिक्रीज कर लिया 1/3 से। तो 3 उसका इनिशियल कैपिटल था, तो 1/3 से डिक्रीमेंट करेगा, मतलब 3 का 1/3 कितना हुआ 1। तो ये होगा अब 2। तो 2 यूनिट यहां पर बच जाएगा। एंड सी ने सेम रखा, मतलब 5 का 5। तो अब देखो 1 साल के बाद में एट द एंड ऑफ द ईयर, मतलब 1 साल तक ये इन्वेस्ट होगा बाकी की अमाउंट। तो 1 साल करने के लिए कितने मंथ और चाहिए 8। तो इंटू 8 इंटू 8 इंटू में 8। तो ये मेरे पास यहां पर टोटल उनका इन्वेस्टमेंट एंड टाइम का कॉम्बिनेशन है। ठीक है, तो यहां से देखो प्रॉफिट मैं निकालूंगा, तो प्रॉफिट रेशियो कितना होगा। तो यहां से 4 से काट लेते हैं, 4 एकम 4, 4 एकम 4, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8 एंड 4 दूनी 8। तो ये वैल्यू कितनी होगी, 2 प्लस में 6 8। यहां पर कितना होगा 3 प्लस में 4 7। यहां पर कितना होगा 5 प्लस में 10 15। तो 8:7:15 इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होगा। अब यहां पर देखो टोटल प्रॉफिट 33,000 है, तो टोटल प्रॉफिट यहां पर कितना हुआ 8 7 15 और ये 15 30। तो 30 यूनिट यहां पर टोटल प्रॉफिट आया, जो कि 33,000 को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, तो अब हमें देखो किसका शेयर निकालना है, बी का। तो बी का शेयर कितना होगा, तो बी का शेयर देखो यहां पर होगा कि 7 यूनिट की वैल्यू निकालनी है, और ये होगा 33K/30। तो यहां से मैं इसको काटूंगा, चलो 3 जीरो लगा लेते हैं, एक जीरो से एक जीरो, ये हुआ 1100। तो ये वैल्यू कितनी आएगी 77 एंड 00, 7700 मेरा यहां पर आंसर होना चाहिए। तो ऑप्शन ए यहां पर करेक्ट होगा। 17th प्रॉब्लम देखते हैं यहां से। तो यहां पर देखो एक मेरे पास एक्सप्रेशन गिवन है, तो इसकी वैल्यू हमें यहां पर फाइंड आउट करनी है। तो मुझे ज्यादातर जो ट्रिग्नोमेट्रिक की एक्सप्रेशन जो गिवन होती है ना, उसको बेसिक से करने में काफी मजा आता है। तो चलो करते हैं कैसे अप्रोच करेंगे इसे।
तो यहां पर देखो सबसे पहले मैं ऊपर वाली वैल्यूज को ऐसे ही रखता हूं, टेन स्क्वायर थीटा माइनस का साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में ये वैल्यू कितनी होगी। तो इसको थोड़ा सा ध्यान से देखोगे ना, तो टेन का स्क्वायर मतलब ए स्क्वायर, कोट का स्क्वायर मतलब बी स्क्वायर, प्लस में 2 इंटू ए बी का मतलब टेन इंटू कोट, टेन इंटू कोट कैंसिल होके क्या देंगे मेरे को, वन। तो इसका मतलब ये जो मेरे पास नीचे वाला एक्सप्रेशन गिवन है ना, ये मेरे पास और कुछ नहीं है, क्या है, टेन थीटा प्लस में कोट थीटा का होल स्क्वायर, ये वैल्यू यहां पर गिवन है। अब यहां से देखो मैं इसे साइन कोस के अंदर कन्वर्ट कर लेता हूं, तो ये वैल्यू कितनी होगी, तो ये होगा साइन स्क्वायर अपॉन में कोस स्क्वायर माइनस का साइन स्क्वायर, नीचे कितना आएगा, साइन अपॉन में कोस प्लस में कोस अपॉन में साइन का होल स्क्वायर। ठीक है, यहां से देखो अब मैं क्या करता हूं, यहां से साइन स्क्वायर कॉमन ले लेता हूं, तो साइन स्क्वायर कॉमन लूंगा, तो ये वैल्यू कितनी बनेगी, वन माइनस का कोस स्क्वायर अपॉन में कोस स्क्वायर, एंड नीचे कितना आएगा, तो नीचे देखो साइन साइन से मल्टीप्लाई होगा, कोस कोस से, तो साइन स्क्वायर प्लस में कोस स्क्वायर वो वैल्यू मुझे वन देगा, तो ये वैल्यू होगी वन अपॉन में साइन स्क्वायर एंड कोस स्क्वायर। तो ये वैल्यू कितनी होगी, तो यहां पर देखो वन माइनस का कोस स्क्वायर कितना होता है, साइन स्क्वायर, तो ये हुआ साइन की पावर फोर अपॉन में कोस स्क्वायर, एंड यहाँ पर कितना होगा, वन, एंड ऊपर चला जाएगा कोस स्क्वायर साइन स्क्वायर, तो कोस स्क्वायर से कोस स्क्वायर कैंसिल, तो ये कितना आएगा, साइन की पावर सिक्स थीटा। तो ये वैल्यू होगी ऑप्शन बी, ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। प्रॉब्लम नंबर 18 देखते हैं। तो यहाँ पर देखो मेरे पास एक एक्सप्रेशन गिवन है, एंड ये काफी अच्छा एक्सप्रेशन है जिसके अंदर हमारे पास डेसिमल नंबर के अंदर गिवन है। ठीक है, तो इसकी वैल्यू हमें यहाँ पर फाइंड आउट करनी है। तो अब जो हमने जो चीजें पढ़ी थी ना, परसेंटेज टू फ्रैक्शन कन्वर्जन या फिर फ्रैक्शन टू परसेंटेज कन्वर्जन, ठीक है, तो वो यहाँ पर काफी यूजफुल होगा। अगर वो किसी को याद नहीं है तो उसके लिए ये दिक्कत होगा, क्योंकि ये काफी टाइम ले जाएगा। ठीक है, तो उसी का हम यहाँ पर यूज करेंगे। तो एक एग्जाम्पल लेके देख लेते हैं। देखो यहाँ पर अगर मेरे पास 16.67% है ना, तो इसकी फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है, 1/6। तो यहाँ पर ये जो वैल्यू है ना, इसने कुछ नहीं किया, ये जो परसेंटेज वैल्यू है ना, जिसका मतलब क्या होता है 1/100, तो उसको भी इसने सोल्व कर लिया। तो ये वैल्यू कितनी होगी, तो ये होगी 16.67/100, जिसको इसने क्या लिख दिया, 0.1667। तो ये सेम है, ठीक है, सेम इसकी वैल्यू आएगी, फ्रैक्शन वैल्यू 1/6, बस इसने क्या किया, परसेंटेज ना लिख के इसने डिवाइड में 100 कर दिया। तो हमें ये डायरेक्ट वैल्यू यहां पर पुट करनी है। तो ये जो वैल्यू होती है ना 0.1667, इसकी वैल्यू होगी 1/6। ऐसे ही 0.8 और 333, इसकी वैल्यू कितनी होगी, इसकी वैल्यू होगी 5/6। इसको ऐसे भी कर सकते हैं, 100 माइनस का 0.1667, ऐसे कुछ कर सकते हैं। ठीक है, मतलब 100% के अंदर अगर ये वाली फ्रैक्शन वैल्यू में, मतलब ये परसेंटेज वैल्यू सब्ट्रैक्ट कर दूं ना, तो ये वैल्यू आ जाएगी मेरे पास 83.33%, जिसकी वैल्यू कितनी होनी चाहिए, 5/6। एंड इसकी वैल्यू होती है हमारे पास 1/3। इसकी वैल्यू कितनी होती है, इसकी वैल्यू होती है 2/9। इसकी वैल्यू कितनी होती है, इसकी वैल्यू होती है हमारे पास 2/3, एंड इसकी वैल्यू होती है 12.5 की वैल्यू कितनी होती है, ये होती है 1/8। तो इसको ही हमें यहाँ पर सोल्व करना है। तो 1/6 इंटू में 5/6 इंटू में 1/3 अपॉन में 2/9 इंटू में 2/3 इंटू में 1/8। तो 3 से 3 गया, बाकी किससे कट रहा है, 3 से काटते हैं, तो 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 3 तिया 9। ठीक है, यहां पर ये वैल्यू कितनी होगी, तो देखो 4 दूनी 8, तो ये वैल्यू की 2 से 2 गया, तो ये वैल्यू की 5/2। 5/2 का मतलब क्या हुआ, 2.5। तो 2.5 मेरा यहाँ पर आंसर होना चाहिए, तो ऑप्शन बी। P and Q can do a piece of work in 20 days and 30 days respectively. They work together for 6 days and then Q is replaced by R. If the rest of the work is completed by P and R in 8 more days, in how many days can R alone complete 60% of the work? तो प्रॉब्लम स्टेटमेंट को समझते हैं यहाँ पर। तो 2 पर्सन है मेरे पास P एंड Q, वैसे तो 3 है, बट इनिशियली हमारे पास 2 गिवन है। तो ये किसी पर्टिकुलर काम को 20 दिन के अंदर फिनिश करता है, एंड ये 30 दिन के अंदर फिनिश करता है। तो यहां से मैं क्या कर सकता हूं, टोटल एज्यूम्ड वर्क यहां पर निकाल सकता हूं, वो कितना होगा, वो इन दोनों का एलसीएम होगा, मतलब 60। तो P की इफिशियंसी कितनी आई, 3, Q की कितनी आई, 2। तो यहां से P एंड Q की इफिशियंसी मेरे पास आ गई। आगे देखो क्या बोल रहा है, दे वर्क टुगेदर फॉर 6 डेज। तो ये जो P एंड Q है ना, ये दोनों 6 दिन तक काम करते हैं, तो 6 दिन तक काम कराते हैं इनको। तो ये वैल्यू कितनी होगी, तो दोनों एक साथ काम करेंगे तो दोनों की इफिशियंसी ऐड हो जाएगी, तो ये हुआ 5। 6 दिन तक काम कर रहे हैं इंटू 6 मतलब 30,
तो 30 यूनिट इन्होंने काम कर लिया। अब जो रिमेनिंग वर्क बचा ना, रिमेनिंग वर्क ये होगा 60 में से 30 गया, 30 बचा। ठीक है, इस 30 को अब कौन कौन करेगा आगे देखो। देन Q इज रिप्लेस्ड बाय R, मतलब P अभी इंक्लूड है इसके अंदर, बट Q की जगह कौन आ गया, R। तो ये दोनों इनको काम को करेंगे। तो ये दोनों कब फिनिश कर लेते हैं, 8 मोर डेज के अंदर। मतलब अब ये जो रिमेनिंग काम है ना, इसको ये 8 दिन के अंदर फिनिश कर लेंगे। तो 8 दिन के अंदर फिनिश करवाते हैं। तो यहाँ पर देखो मेरे को P की इफिशियंसी यहाँ पर पता है, बट R की नहीं है। तो R की इफिशियंसी को मैं R मान लेता हूँ। तो यहाँ से ये वैल्यू कितनी होगी, ये होगी 3 प्लस में R इंटू में 8। 8 दिन के अंदर फिनिश करते हैं तो ये वैल्यू कितनी होगी, 30। तो यहाँ से R की इफिशियंसी पहले मेरे को निकालने की जरूरत पड़ेगी यहाँ पर। क्यों, क्योंकि तभी तो मैं यहाँ पर R का काम निकाल पाऊंगा। क्यों, R कितने दिन के अंदर फिनिश कर लेगा, 60% ऑफ द वर्क। ठीक है, जब मेरे को आर की एफिशिएंसी यहाँ पर पता होगी। तो सबसे पहले आर की एफिशिएंसी निकालते हैं यहाँ से। तो ये वैल्यू कितनी होगी, तो आर प्लस 3 की वैल्यू होगी 30/8। तो 30/8 का मतलब क्या हुआ, 15/4। तो यहाँ से आर की वैल्यू कितनी होगी, 15/4 माइनस का 3। तो 4 थी 12, मतलब 3/4। तो 3/4 एफिशिएंसी किसकी होगी, आर की। तो यहां से देखो, अब 60% ऑफ द वर्क, 60% किसका, टोटल वर्क का, 60% ऑफ 60। ये हमें किस एफिशिएंसी करना है, 3/4 से। तो ये होगा टाइम होगा किसका, आर का। तो इसे ही सोल्व करना है। तो 2 जीरो से 2 जीरो, ये होगा 36 इंटू में 4 अपॉन में 3। तो 12×3 = 36 एंड ये होगा 12×4 = 48। तो 48 डेज लगेंगे इसको काम फिनिश करने के लिए। तो ऑप्शन डी यहां पर करेक्ट होगा। The base of a right pyramid is an equilateral triangle whose side is 10 centimeter and its vertical height is 24 centimeter. Find the volume of the pyramid. तो यहां पर देखो एक मेरे पास राइट पिरामिड गिवन है, जिसका जो बेस होगा ना वो क्या है, इक्विलेटरल ट्राइंगल गिवन है। ठीक है, एंड इक्विलेटरल ट्राइंगल की साइड कितनी गिवन है, 10 सेंटीमीटर, एंड जो हाइट है वो कितनी है, 24 सेंटीमीटर। तो हमें यहाँ पर वॉल्यूम बताना है किसका, इस पिरामिड का। तो जो पिरामिड का वॉल्यूम जो होता है ना, पिरामिड का जो वॉल्यूम होता है वो कितना होता है, तो वो होता है हमारे पास 1/3 इंटू में बेस एरिया, बेस एरिया इंटू में हाइट। तो ये हमारे पास फॉर्मूला होता है एंड इसको हम डायरेक्ट यहां पर यूज करेंगे। तो 1/3 बेस एरिया कितना होगा, तो यहां पर देखो एक इक्विलेटरल ट्राइंगल गिवन है मेरे पास, तो इसका एरिया कितना होता है, तो √3/4 ए स्क्वायर। ए स्क्वायर का मतलब 10 इंटू में 10 इंटू में हाइट कितनी है, तो ये है मेरे पास 24। तो इसको हमें सोल्व करना है यहाँ पर। तो 4×3 = 12, 12×2 = 24। तो ये कितना हुआ, 200√3। तो 200√3 मेरा यहाँ पर एरिया आएगा किसका, सॉरी वॉल्यूम आएगा किसका, इस पिरामिड का। तो ऑप्शन डी यहां पर करेक्ट होगा। एट वोट रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम विल ए सम ऑफ 15,625 अमाउंट्स टू 19,683 इन 1 ईयर एंड 6 मंथ्स इफ द इंटरेस्ट इज कंपाउंड हाफ ईयरली। तो यहां पर देखो एक अमाउंट है मेरे पास 15,625, वो क्या बन रही है, तो वो बन रही है मेरे पास 19,683। 19,683 कितने टाइम के अंदर, तो टाइम हमारे पास गिवन है 1 साल 6 महीने। एंड यहां पर ये जो सब काम हो रहा है ना, ये क्या हो रहा है, ये कंपाउंडेड हो रहा है और हाफ ईयरली के बेसिस पे। मतलब जो टाइम की जो यूनिट हम यहाँ पर यूज करेंगे ना, वो 6 महीने करेंगे। तो यहां से मैं बोल सकता हूँ कि ये जो 6 महीने 6 महीने 6 महीने ना, इसके 3 सेट बनेंगे, 3 सेट यहाँ पर बनेंगे। और यहाँ पर एक चीज और है कि जब हम आंसर फाइंड आउट करने जाएंगे ना, तो हमें क्या बताना है कि इंटरेस्ट रेट पर एनम यहाँ पर बतानी है, हाफ ईयरली नहीं बतानी। क्योंकि यहाँ पर कई बच्चे मिस्टेक कर जाएंगे, वो हाफ ईयरली वाला आंसर लगा के आ जाते हैं। ठीक है, तो इसे करते हैं, कैसे करेंगे, तो इस 15,625 को मैं देखूंगा ना, पहले ये कर लेते हैं, पी एंड ए के कॉम्बिनेशन को हम यहाँ पर लिखते हैं। ठीक है, ये हमारे पास प्रिंसिपल अमाउंट, ये हमारे पास एनुअल अमाउंट। तो ये जो 15,625 जो हो रहा है ना, ये मेरा कितना बन रहा है, 19,683। ठीक है, तो ये 3 साल के अंदर बन रहा है। इसका मतलब अगर मैं 1 साल का निकालूंगा ना, 1 साल का, तो मुझे इसका क्यूब रूट करना पड़ेगा, इसका क्यूब रूट करना पड़ेगा। और ये सोल्व हो नहीं रहा था फर्दर, इसलिए मैंने इसका क्यूब रूट कर दिया। तो ये वैल्यू जो देगा ना, ये वैल्यू कितनी देगा, तो ये मेरा 25 का क्यूब होता है, 25 का क्यूब। एंड ये जो वैल्यू होती है ना, ये 27 का क्यूब होता है। तो यहां से क्यूब रूट इससे कैंसिल हो जाएगा। तो ये वैल्यू कितनी आएगी, ये होगा 25 से 27, मतलब 2 यूनिट का इंक्रीमेंट हो रहा है यहाँ पर।
2 यूनिट का यहाँ पर इंक्रीमेंट हो रहा है। ठीक है, तो 2 यूनिट का इंक्रीमेंट हो रहा है किसके ऊपर? 25 के ऊपर। तो यहां से मैं रेट की वैल्यू निकाल सकता हूं, इसको 100 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये होगा 25 चौक 100, 4 दूनी 8, 8%। अब यहां पर ये ध्यान रखना, ये जो 8% आया है ना, ये हमारा हाफ ईयरली आया है, हाफ ईयरली आया है। ठीक है, तो मैं कंप्लीट ईयरली रेट निकालूंगा ना, तो मुझे इसे 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो हमारे पास आंसर क्या आएगा? 16%। तो 16% मतलब ऑप्शन सी यहां पर करेक्ट होगा। ऑप्शन से भी जा सकते थे आप। 22nd प्रॉब्लम देखते हैं यहां से। इफ द मार्क्स स्कोर्ड बाय द स्टूडेंट इन ए क्लास टेस्ट आउट ऑफ 50, देन फाइंड द मीडियन ऑफ द फॉलोइंग डेटा। तो यहां पर मेरे पास मार्क्स गिवन है इंटरवल की फॉर्म के अंदर, एंड मेरे पास फ्रीक्वेंसी यहां पर गिवन है। ठीक है, तो हमें यहां पर बताना है कि मीडियन क्या होगा इस डेटा का, मीडियन क्या होगा। तो कभी भी मेरे पास इंटरवल की फॉर्म के अंदर डेटा गिवन होता है ना, तो उस केस में हमारे पास फॉर्मूला होता है मीडियन का। क्या होता है? तो वो होता है हमारे पास एल प्लस में n/2 माइनस का c अपॉन में f इंटू में h। तो ये मेरे पास फॉर्मूला होता है यहाँ पर। ठीक है, एंड एक चीज और है यहाँ पर कि सबसे पहले हम क्या करते हैं, ये जो लेफ्ट हैंड साइड वाली वैल्यू है ना, ये मेरे पास l है, एंड ये मेरे पास क्या है, राइट हैंड साइड वाली है r। तो यहां से सबसे पहले मैं CF निकालता हूं। CF क्या होता है? क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। वो होता है क्या है कि जो मेरे पास नेक्स्ट फ्रीक्वेंसी आएगी ना, वो पीछे जितनी भी फ्रीक्वेंसी होगी ना, उन सभी का एडिशन होगा। तो यहां पर देखो, 5 का 5, फिर यहां पर कितना आएगा? 8 प्लस 5 13, यहां पर कितना आएगा? 13 और 6 19, यहां पर कितना आएगा? 19 और 6 25, यहां पर कितना आएगा? ये हुआ 30। तो यहां से जो 30 मेरे पास क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है ना, इसका हाफ करते हैं, वो मेरी n/2 होती है। तो n/2 की वैल्यू कितनी हुई? तो ये होगा 30/2 मतलब 15। तो यहां से देखो 15 किसके अंदर लाई करता है? तो 15 19 के अंदर लाई करता है। ठीक है, क्योंकि 13 से बड़ा है वो, तो इसके इस वाले केस के अंदर आएगा। तो ये मेरे पास मॉडल फ्रीक्वेंसी होगी, ये वाला डेटा होगा। अब यहां से आप ऑप्शंस को देखोगे ना, अब यहां पर देखो मीडियन का मतलब क्या है? मीडियन का मतलब ये होता है हमारे पास मिडल वाली वैल्यू। तो मिडल वाली वैल्यू का मतलब क्या हुआ यहाँ पर कि वो इस रेंज के अंदर लाई करेगी, मतलब जो हमारा जो आंसर होगा ना, आंसर होगा वो 20 से 30 के बीच में लाई करेगा। ठीक है, ये कंफर्म है। अगर ऑप्शंस के अंदर हमारे पास 20 एंड 30 के बीच में तीन चार, मतलब दो भी ऑप्शन सेम हो ना, मतलब दो भी ऑप्शन आ रहे हो, तो उस केस में हमारा बनता है कि हम इसे सोल्व करें, कि हम L1 यहां पर पुट करें, n/2 पुट करें, C पुट करें। ठीक है, सारी चीजें पुट करके मीडियन निकालें। बट यहां पर देखो, ऑप्शंस को देखो, यहां पर 38 है, यहां पर 18 है, यहां पर 14 है, एंड यहां पर 23.3 है। तो कौन सी वाली वैल्यू इस रेंज के बीच में लाई कर रही है? तो एकमात्र ही तो ऐसा ऑप्शन है जो कि 23.3 है, जो इसके बीच में लाई कर रहा है। तो इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है कि हमारा आंसर यही होगा। ठीक है, क्योंकि मीडियन हम निकाल रहे हैं, मीडियन क्या होता है? मिडल वाली वैल्यू होती है, तो वो ऑलवेज इस रेंज के अंदर लाई करेगी। मतलब जो हमारी n/2 वाली फ्रीक्वेंसी, मॉडल फ्रीक्वेंसी वाली वैल्यू आती है ना, तो वो जो इंटरवल होता है ना, उसके बीच में ही हमारी वैल्यू लाई करती है। ये हमेशा करेक्ट होता है। तो यहां पर जैसे हमने देखा कि एक ऐसा ही ऑप्शन है, एक ही ऑप्शन ऐसा है जो कि इस फ्रीक्वेंसी, मतलब इस इंटरवल के बीच में लाई कर रहा है, तो वही मेरा आंसर होना चाहिए। तो ये सोल्व करने की जरूरत ही नहीं है। इसे सोल्व करके आप चेक भी कर सकते हो, सेम आंसर आएगा। तो ऑप्शन डी मेरा इस केस में राइट आंसर है, ऑप्शन डी। द मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय 9 स्टूडेंट्स इन ए टेस्ट आर, ये मेरे पास 9 स्टूडेंट्स के मार्क्स यहाँ पर गिवन है। ठीक है, तो अब हमें यहाँ पर देखो निकालना क्या है, हमें निकालना है मोड ऑफ द मार्क्स, और सेकंड हमें क्या निकालना है? नंबर ऑफ स्टूडेंट्स स्कोरिंग अबव एवरेज। तो ये सिंपल प्रॉब्लम है, आप इसको आराम से कर सकते हो, तो ये आपके लिए होमवर्क रहेगी। ठीक है, आप इसका सॉल्यूशन फाइंड आउट करो, एंड कमेंट में आप इसका आंसर बता सकते हो। 24 देखते हैं। The height of a pyramid is 8 meter and the base of the pyramid is a square whose diagonal is under root 512 meter. Find the approximate volume of the pyramid. तो चलो इसको स्टेटमेंट को समझते हैं। तो मेरे पास एक पिरामिड यहाँ पर गिवन है, जिसका बेस क्या है? मेरे पास स्क्वायर बेस यहाँ पर गिवन है। तो ये एक स्क्वायर बेस्ड पिरामिड यहाँ पर गिवन है। तो ये इस तरीके से हुआ। ठीक है, तो यहां पर गिवन क्या है? ये जो स्क्वायर है ना, इसका डायगोनल मेरे पास यहां पर गिवन है अंडर रूट 512। अगर साइड में ये ए मानू ना, एक स्क्वायर की, तो जो डायगोनल होगा ना, उसकी वैल्यू कितनी होती है? तो वो होती है ए अंडर रूट में 2। तो यहां से ए की वैल्यू मैं यहां पर निकाल सकता हूं, वो कितनी होगी?
तो वो देखो ए की वैल्यू होगी मेरे पास 512 डिवाइडेड बाई 2 का अंडर रूट। तो ये होगी 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, 2 छः 12, 256। 256 का मतलब क्या हुआ यहाँ पर, ये होगा 16। तो जो मेरे पास साइड होगी ना स्क्वायर की वो कितनी होगी 16। एंड यहाँ पर हाइट गिवन है मेरे पास, तो ये हुआ हाइट। तो ये जो हाइट है ना ये मेरे पास गिवन है 8 मीटर। तो मुझे बताना क्या है, मुझे वॉल्यूम बताना है इस पिरामिड का। तो जो वॉल्यूम होता है ना पिरामिड का वो कितना होता है, तो 1/3 बेस एरिया इंटू में हाइट। तो यहां से 1/3 आया, बेस एरिया कितना आएगा, तो बेस एरिया आएगा मेरा 16 इंटू 16। एंड जो हाइट होगी ना वो कितनी होगी 8 मीटर। तो ये मेरा आंसर होगा इस केस में। तो सोल्व कर लेते हैं इसे। तो यहाँ पर देखो 16 का स्क्वायर कितना होगा, तो 16 का स्क्वायर होगा मेरे पास 256। ठीक है। एंड इसको मैं 8 से मल्टीप्लाई करूंगा एंड 3 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो 8 6 48 एंड ये हुआ मेरे पास 4। 8 39 और 4 44, 4 8 दूनी 16 और 4 20, तो 2048। इसको मुझे 3 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो 3 6 18, 2 3 8 24 एंड 3 दूनी 6 एंड पॉइंट कुछ कुछ। तो 682 के लगभग मेरा आंसर होना चाहिए, क्योंकि देखो इसने अप्रोक्सीमेट आंसर पूछा है। तो ऑप्शन ए यहां पर करेक्ट होगा। The base of a right prism is an isosceles trapezium with parallel sides measuring 10 centimeter is 20 centimeter and non-parallel sides measuring 13 centimeter each. The volume of the prism is 3240 centimeter cube. What is the total surface area of the prism? तो प्रॉब्लम स्टेटमेंट को समझते हैं। तो मेरे पास देखो एक आइसोस्केलस ट्रेपीजियम यहाँ पर गिवन है। तो आइसोस्केलस ट्रेपीजियम का मतलब क्या है यहाँ पर, कि जो इसकी नॉन पैरेलल साइड्स होंगी ना वो यहाँ पर इक्वल होंगी। तो ये दोनों इक्वल होंगी यहाँ पर। तो यहाँ से देखो दोनों की लेंथ कितनी है 13 एंड ये 13। तो यहाँ से एक साइड मेरे पास ये गिवन है पैरेलल की 10 एंड यहाँ पर ये है 20। एंड ये मेरे पास एक ट्रेपीजियम गिवन है। ठीक है। तो ये मेरी प्रिज्म की है ना बेस फिगर होगी। ठीक है, जो कि आइसोस्केलस ट्रेपीजियम है। तो उस प्रिज्म का एरिया मेरे पास यहाँ पर गिवन है कितना, सॉरी वॉल्यूम यहाँ पर गिवन है कितना 3240। तो इस प्रिज्म का वॉल्यूम कितना होगा, तो वॉल्यूम ऑफ प्रिज्म होगा मेरे पास, ये होता है मेरे पास बेस एरिया इंटू में हाइट। ठीक है। तो यहाँ से बेस एरिया निकालते हैं। तो बेस एरिया कितना होता है, तो बेस एरिया यहाँ पर निकालने जाएंगे तो ये वैल्यू होगी हमारे पास हाफ इंटू में सम ऑफ पैरेलल साइड्स। तो सम ऑफ पैरेलल साइड्स कितनी होंगी 10 + 20 मतलब 30 इंटू में हाइट। तो हाइट देखो यहां से कैसे निकालेंगे, तो मैं क्या करता हूं यहां से ये परपेंडिकुलर यहां पर डाल लेता हूं। तो ये परपेंडिकुलर डाला मैंने यहां पर, ये परपेंडिकुलर डाला। तो ये वैल्यू कितनी होगी मेरी, ये यहां से यहां तक 10 होगी। अब यहां से देखो ये आइसोस्केलस ट्रेपीजियम है, इसका मतलब ये जो दोनों मेरे पास लेंथ बच गई ना ये दोनों इक्वल होंगी। तो बची कितनी, 20 में से मैं 10 सब्ट्रैक्ट करूंगा 10 बची। तो ये होगा 5, ये होगा 5। अब मेरे पास एक ट्रिपलेट होता है 5 12 13। तो 5 एंड 13 तो गिवन है। तो हाइट कितनी होगी यहाँ से 12। तो ये होगा मेरा 12। एंड हाइट मेरी क्या है यहाँ पर गिवन नहीं है तो h। तो ये वैल्यू मेरे पास गिवन है 3240। तो यहां से मैं हाइट की वैल्यू निकाल सकता हूं, तो वो कितनी होगी, तो यहां से देखो ये हुआ 6। तो h की वैल्यू होगी 3240 अपॉन में ये हुआ 30 एंड ये हुआ 6। इसको ऐसे ही रखते हैं। अब यहां पर देखो निकालना क्या हमें, हमें निकालना है टोटल सरफेस एरिया ऑफ प्रिज्म। तो टोटल सरफेस एरिया निकालना है यहाँ पर। तो टोटल सरफेस एरिया क्या होगा प्रिज्म का, तो टी ऐसे होगा प्रिज्म का। सबसे पहले ये जो बेस वाली फिगर है एंड जो टॉप वाली फिगर है ये दोनों ऐड होगी। तो यहां से दो फिगर का एरिया मतलब 2 इंटू में एक बेस फिगर का एरिया कितना होगा 2 इंटू दोनों पैरेलल साइड्स का सम है 30 एंड हाइट कितनी है मेरे पास, ये हाइट मेरे पास गिवन है 12। अब प्लस में अब ये जो बाकी की जो कर्व सरफेस एरिया है ना वो कितना होगा, तो कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है मेरे पास, पेरीमीटर इंटू में हाइट। तो पेरीमीटर कितना होगा, तो पेरीमीटर देखो 13 प्लस में 13 प्लस में 10 प्लस में 20 एंड ये जो आएगी मेरे पास हाइट h। तो इसको हमें यहाँ पर सोल्व करना है। तो सोल्व करते हैं। तो ये वैल्यू कितनी होगी, तो भारतीय 36 मतलब 360 प्लस में ये वैल्यू कितनी होगी 13 दूनी 26 प्लस में 30, तो ये होगा 56 इंटू में हाइट की वैल्यू कितनी होगी 3240 अपॉन में 30 इंटू 6। तो इसको सोल्व करना है तो एक जीरो से एक जीरो गई एंड यहाँ पर कितना आएगा 3 से काटते हैं तो 3 एकम 3 3 8 24 6 एकम 6 6 8 48। तो ये होगा 360 प्लस में 18 को 56 से मल्टीप्लाई करना है हमें। तो 18 6 108
8 आया, फिर बचा मेरे पास 10, 18 पंजे 90, 90 और 10, ये हुआ 90 और 10 100। तो ये वैल्यू कितनी होगी? तो ये होगा 1368। तो 1368 मेरा यहाँ टोटल सरफेस एरिया आना चाहिए। तो ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट होगा। 26 प्रॉब्लम देखते हैं। हाउ मेनी इंटीजर्स इन द सेट 1 to 100 हैव एग्जैक्टली 3 डिवाइजर्स? तो ये मेरे पास एक नेचुरल नंबर का सेट गिवन है 1 से 100 तक। तो हमें इसके अंदर ये फाइंड आउट करना है कि कौन सा ऐसा इंटीजर है जो कि एग्जैक्टली 3 डिवाइजर्स फैक्टर रखे। ठीक है, ये सीजीएल मेंस के बाद में काफी डिस्कस हुआ था एग्जाम एंड ये काफी इजी प्रॉब्लम है। ठीक है, बस आपको कंसेप्ट ध्यान में होना चाहिए। तो मुझे यहाँ पर ये फाइंड आउट करना है कि ऐसा कौन सा इंटीजर है जो कि एग्जैक्टली 3 डिवाइसेस रखता है। ठीक है, तो वो होता है हमारे पास प्राइम नंबर का स्क्वायर। तो ये मेरे पास एक ऐसा नंबर होता है जो कि 3 डिवाइजर्स रखता है। ठीक है, 1 पी एंड पी स्क्वायर, इनके अलावा कोई भी मेरे पास अलग डिवाइजर्स नहीं होगा। ठीक है, तो कभी भी एग्जैक्टली 3 डिवाइजर्स आए ना, 3 फैक्टर्स आए, तो उस केस में ऐसा समझ लेना कि वो प्राइम नंबर का स्क्वायर होगा। ठीक है, तो अब हमें यहां पर क्या फाइंड आउट करना है कि 1 से 100 के बीच में ऐसे कितने मेरे पास प्राइम नंबर के स्क्वायर है। ठीक है, तो यहां से देखो, एक का स्क्वायर मेरे पास क्या होता है? एक। वैसे एक को हम प्राइम नंबर नहीं मानते। दो से स्टार्ट करते हैं, दो का कितना होता है? 4। तीन का कितना होगा? तीन का होगा मेरे पास 9। इसके बाद में 5 मेरे पास प्राइम नंबर आता है, वो होगा 25। इसके बाद में कितना आता है? 7, ये 49 होगा। उसके बाद में कितना आएगा? 11 सीधा। तो 11 का कितना आएगा? तो 11 का आएगा मेरे पास 121, जो कि 100 से ज्यादा चला जाता है। ठीक है, तो ऐसे कितने मेरे पास लाई करेंगे? तो 4, 1, 2, 3 एंड 4। तो ये मेरे पास ऐसे 4 नंबर है जिनके एग्जैक्टली 3 फैक्टर्स हैं। तो ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। इफ द मोड ऑफ द डेटा सेट, यहां पर आपको दिख नहीं रहा होगा, तो यहां पर देखो सेट के अंदर क्या क्या नंबर है? ए+2, A+4, A+6, 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 A+8। तो इन सभी का मोड मेरे पास यहां पर क्या गिवन है? 26। तो हमें ए की वैल्यू यहां पर फाइंड आउट करनी है, क्या होगी? तो मोड क्या होता है मेरे पास? तो ये मोड वो होता है जो ऐसा नंबर हो जो कि सबसे ज्यादा अपनी फ्रीक्वेंसी रखता हो। फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या है? कि सबसे ज्यादा बार ओकर हो रहा हो। तो यहां पर देखोगे सेट के अंदर कि A+6 है ना, A+6, ये 3 बार रिपीट हो रहा है। इसके अलावा कोई सा भी ऐसा नंबर नहीं है जो कि इससे ज्यादा बार रिपीट हो रहा हो। तो जो मोड होगा ना, मोड मोड वो कितना होगा? तो होगा मेरे पास A+6। इसकी वैल्यू मेरे पास गिवन है 26। तो ए की वैल्यू कितनी होगी? तो वो होगी मेरे पास 20। तो ऑप्शन बी मेरा इस केस में राइट आंसर होगा 20। A sum of rupees 4800 is divided among A, B and C in the ratio 3:4:5. The share of B is how much more than that of A? तो हमें यहाँ पर बताना है कि B का शेयर A के शेयर से कितना ज्यादा होगा। ठीक है, तो ये है A, ये है B एंड ये है C। ठीक है, तो यहाँ पर देखो B का शेयर A के शेयर से कितना ज्यादा है? 1 यूनिट। एंड यहाँ पर टोटल प्रॉफिट मेरे पास कितना गिवन है, या फिर टोटल अमाउंट जो हमें डिवाइड करनी है इन तीनों के बीच में, वो कितना है? 4800। तो यहां से इसका मतलब क्या हुआ कि इनके यूनिट्स का सम मतलब 3+4+5 12। तो 12 यूनिट मेरा 48 को रिप्रेजेंट कर रही है, 4800 को। तो ये वैल्यू कितनी आएगी? तो 12 चौक 48 मतलब 400। तो एक यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी? 400। तो एक यूनिट की वैल्यू ही हमें यहाँ पर निकालनी है। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी। 29th प्रॉब्लम देखते हैं यहां से। द वीकली एक्सपेंडिचर, एंड वो डॉलर के अंदर गिवन है, ओ 5 फैमिलीज ऑन ग्रोसरीज इज फैमिली ए का कितना है? 250, बी का है 400, सी का है 350, डी का है 500 एंड ई का कितना है? 300। तो हमें यहाँ पर देखो निकालना क्या है? हमें एवरेज निकालना है इन पांचों चीजों का। सेकंड क्या निकालना है? फैमिली स्पेंडिंग अबव एवरेज। ठीक है, हमें निकालना है कि कितने ऐसे नंबर वाली फैमिलीज हैं जो कि एवरेज से ज्यादा एक्सपेंडिचर करती है। एंड थर्ड हमें क्या निकालना है? हाईएस्ट एंड लोवेस्ट एक्सपेंडिचर के अंदर डिफरेंस निकालना है। तो ये आप आराम से कर सकते हो। तो आपके लिए ये प्रॉब्लम भी होमवर्क रहेगी। तो इस सेट की लास्ट प्रॉब्लम देखते हैं। तो ये भी हमारी काफी अच्छी प्रॉब्लम है। तो यहाँ पर देखो साइन थीटा अपॉन में एक्स इक्वल टू कोस थीटा अपॉन में वाई यहाँ पर गिवन है। तो हमें साइन थीटा माइनस कोस थीटा की वैल्यू यहाँ पर फाइंड आउट करनी है, क्या होगी? ठीक है, तो चलो करते हैं इसे। तो यहां पर गिवन क्या है? साइन थीटा अपॉन में एक्स इक्वल टू कोस थीटा अपॉन में वाई। इन दोनों की वैल्यू मेरे पास इक्वल गिवन है।
तो लेट से इन दोनों को मैं के इक्वल मान लेता हूं। ठीक है, कोई मेरे को ये रेशियो दे रहे होंगे, ठीक है, उस रेशियो को मैंने के मान लिया। तो यहां से मैं साइन थीटा की वैल्यू निकालू तो कितना होगा, ये होगा के एक्स। ऐसे ही मैं कोस थीटा की वैल्यू निकालू तो कितना होगा, तो ये होगा मेरे पास के वाई। ठीक है, तो यहां से साइन थीटा की वैल्यू भी आ गई एंड कोस थीटा की वैल्यू भी आ गई। तो यहां से साइन थीटा माइनस का कोस थीटा, ये वैल्यू कितनी होगी, तो ये होगी देखो के एक्स माइनस का वाई। अब यहां पर देखो के मेरे पास कोई अननोन वैल्यू है जो कि हमने एज्यूम करी थी, तो इसकी वैल्यू भी तो हमें चाहिए होगी। ठीक है, तो इसकी वैल्यू निकालते हैं। तो मैं क्या करूंगा, ये इक्वेशन वन एंड ये इक्वेशन सेकंड, तो इक्वेशन वन का स्क्वायर प्लस में इक्वेशन सेकंड का स्क्वायर, अगर इन दोनों के स्क्वायर का सम मैं यहां पर कर दूं तो लेफ्ट हैंड साइड वैल्यू कितनी आएगी, साइन स्क्वायर प्लस में कोस स्क्वायर, जो कि इक्वल होगा के स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस में के स्क्वायर वाई स्क्वायर। तो ये जो वैल्यू है ना साइन स्क्वायर प्लस में कोस स्क्वायर, ये हमें वन दे देगा। तो यहां से के स्क्वायर की वैल्यू कितनी आएगी, तो ये वैल्यू आएगी वन अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर। तो यहां से के की वैल्यू कितनी आएगी, तो ये वैल्यू आएगी अंडर रूट के अंदर वन अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर। तो अब देखो यहाँ पर के पुट करते हैं, तो ये वैल्यू आएगी एक्स माइनस का वाई अपॉन में अंडर रूट में एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर। तो ये मेरा यहाँ पर आंसर होना चाहिए। तो एक्स माइनस का वाई अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर मतलब ऑप्शन ए। तो ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। तो आज का सेट हमारा यहीं पर खत्म होता है। तो धन्यवाद सभी को। एंड आपका अगर कोई डाउट वगैरह हो तो कमेंट सेक्शन या फिर टेलीग्राम चैनल के ऊपर आप पूछ सकते हो। एंड पीडीएफ आपको हमारी टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। सो थैंक यू सभी को।